रसायन विज्ञान की सबसे पुरानी पहेलियों में से एक है। बेंजीन जैसा एक साधारण सा अणु इतना चट्टान की तरह स्थिर क्यों होता है? ये सवाल आज भी उतना ही दिलचस्प है जितना सालों पहले था। और आज हम इसी पहेली की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी की। बिल्कुल, हमारे सामने इस विषय पर कई शोध पत्र और लेख हैं जो इस थोड़ी अस्पष्ट लेकिन बहुत ही जरूरी अवधारणा की पड़ताल करते हैं। हमारा मकसद है इन जटिल विचारों को सुलझाना और ये समझना कि ये स्कूली किताबों के नियमों से कहीं ज्यादा दिलचस्प और गहरे हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। आखिर ये एरोमेटिसिटी है क्या? ये किसी अणु को इतना इतना खास क्यों बना देती है? इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मशहूर नियम से, जिसे ज्यादातर लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, हक्कल का नियम। हाँ, हक्कल का नियम। यह नियम कुछ शर्तें रखता है। अणु को समतल होना चाहिए, मतलब फ्लैट, चक्रीय यानी एक रिंग में, और संयुग्मित यानी उसमें ऑल्टरनेटिंग डबल और सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए। ठीक है। और अगर ये शर्तें पूरी होती हैं और उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो एरोमेटिक होगा और उम्मीद से कहीं ज्यादा स्थिर होगा। 4n+2। हाँ, मतलब n की जगह 0, 1, 2 रखने पर हमें 2, 6, 10 जैसे वो मैजिक नंबर मिलते हैं। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो बेंजीन ही है, जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हकल के नियम में n=1 पर एकदम खरा उतरता है। हाँ, और ये नियम हमें ये समझाने में एक शानदार शुरुआत देता है कि बेंजीन जैसे अणु इतने स्थिर क्यों होते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। हकल का नियम एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है, पर ये पूरी कहानी नहीं है। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी सीमा ये है कि ये मुख्य रूप से केवल एकल चक्रीय प्रणालियों, मतलब एक ही रिंग वाले अणुओं पर बहुत अच्छी तरह से काम करता है। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि जैसे ही हम एक से ज्यादा रिंग वाले जटिल अणुओं की बात करते हैं, ये नियम लड़खड़ाने लगता है? हाँ, बिल्कुल। जैसे पायरीन का उदाहरण ले लीजिए। उसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 16? वो तो 4n+2 के सांचे में तो फिट नहीं होता। नहीं होता। तो क्या हकल का नियम इस मामले में बस गलत है या हम उसे गलत जगह पे लगा रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। गलत कहना शायद सही नहीं होगा, अधूरा कहना बेहतर है। पायरीन में 16 संयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद वो पूरी तरह से एरोमेटिक और स्थिर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े बहुचक्रीय अणुओं में कभी-कभी अणु के अंदर अपनी छोटी-छोटी लोकल एरोमेटिक दुनिया बच जाती है। अच्छा, लोकल एरोमेटिक दुनिया। हाँ, जो पूरे अणु पर हकल के नियम को लागू करने की जरूरत को एक तरह से खत्म कर देती है। इससे यह साफ हो जाता है कि एरोमेटिसिटी सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की गिनती का खेल नहीं है। यहीं से बात सच में दिलचस्प हो जाती है। तो एक बात जो इन सभी रिसर्च पेपर्स में बार बार सामने आती है, वो ये है कि एरोमेटिसिटी कोई हाँ या नहीं वाला सवाल नहीं है। इसे एक बहुआयामी घटना कहा गया है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एरोमेटिसिटी को किसी एक पैमाने से नहीं नापा जा सकता। ये एक व्यक्तित्व की तरह है जिसे आप सिर्फ किसी की लंबाई या वजन से नहीं आंक सकते। ठीक है। किसी अणु के एरोमेटिक चरित्र को समझने के लिए हमें 4 अलग-अलग दृष्टिकोणों से उसे देखना पड़ता है। ऊर्जा, संरचना, चुंबकीय गुण और सबसे जरूरी उसके इलेक्ट्रॉनिक गुण। ठीक है, तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले ऊर्जा। इसका सीधा मतलब है कि एरोमेटिक अणु ज्यादा स्थिर होते हैं, उनमें ऊर्जा कम होती है। हाँ, इसे तकनीकी भाषा में एरोमेटिक स्थिरीकरण ऊर्जा या ASE कहते हैं। ये वो अतिरिक्त स्थिरता है जो अणु को अपने पाई इलेक्ट्रॉनों को एक रिंग में घुमाने से मिलती है। अणु हमेशा सबसे ज्यादा स्थिर अणु नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? अगर एरोमेटिसिटी स्थिरता देती है तो ज्यादा एरोमेटिसिटी से ज्यादा स्थिरता मिलनी चाहिए, है ना? है ना? यहीं पर अणु की भौतिक बनावट, मतलब उसकी ज्यामिति, अपना किरदार निभाती है। 10 एनुअलिन इसका एक क्लासिक उदाहरण है। अच्छा। उसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है जो 4n+2 नियम का पालन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से ये एरोमेटिक होना चाहता है, लेकिन एक समतल रिंग में 10 कार्बन परमाणुओं को फिट करने की कोशिश करें तो उसके बंध के कोण बहुत ज्यादा खिंच जाते हैं। मतलब उसमें तनाव आ जाता है। हाँ, कोणीय तनाव। और ये तनाव इतना ज्यादा होता है कि अणु की एरोमेटिसिटी से मिलने वाली स्थिरता उसकी भरपाई नहीं कर पाती। नतीजा, अणु असल में समतल रह ही नहीं पाता। तो उसके पास एक शक्तिशाली इंजन तो है, लेकिन उसका चेसिस ही मुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया और भौतिक दुनिया में खींचतान चल रही है। अब दूसरे मानदंड पर आते हैं, संरचना।
स्रोत कहते हैं कि एरोमेटिक अणुओं में बंध की लंबाई लगभग बराबर हो जाती है। हाँ, बेंजीन में आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा बंध सिंगल है और कौन सा डबल। सभी 6 कार्बन-कार्बन बंधों की लंबाई एक समान होती है। और इसे मापने के लिए होमा इंडेक्स जैसे पैमाने भी हैं। बिल्कुल। होमा इंडेक्स बस एक स्कोर है जो ये बताता है कि एक रिंग में बंध की लंबाई कितनी एक जैसी है। स्कोर जितना ज्यादा होगा, अणु उतना ही बेंजीन जैसा और एरोमेटिक माना जाएगा। पर मुझे लगता है यहाँ भी कोई अपवाद होगा। जरूर है, और वो है बोराजीन, जिसे अकार्बनिक बेंजीन भी कहते हैं। अकार्बनिक बेंजीन। हाँ, इसकी संरचना बिल्कुल बेंजीन जैसी है, इसका होमा मान भी काफी ऊंचा है, लेकिन असल में ये बेंजीन से बहुत कम एरोमेटिक है। तो भले ही उसका ढांचा बेंजीन जैसा दिखता हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार पूरी तरह से अलग है। ऐसा क्यों? इसका कारण है बोरॉन और नाइट्रोजन परमाणुओं की वैद्युतीय ऋणात्मकता में बड़ा अंतर। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा खींचता है। अच्छा। इस वजह से पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में आजादी से घूमने के बजाय ज्यादातर नाइट्रोजन परमाणुओं के पास अटके रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ठीक से घूम ही नहीं रहे, तो एरोमेटिसिटी का पूरा मतलब ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने ऊर्जा और संरचना की बात की। तीसरा मानदंड है चुंबकीय गुण। यह बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में अणुओं की प्रतिक्रिया से जुड़ा है, जिसे रिंग करंट कहते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मानदंड है। जब एक एरोमेटिक अणु को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसके घूमने वाले पाए इलेक्ट्रॉन एक प्रेरित विद्युत धारा यानी रिंग करंट पैदा करते हैं। एक छोटे सुपरकंडक्टर की तरह। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस पर भरोसा करना भी भ्रामक हो सकता है। साइक्लोएटीन कार्बन या C18 का हालिया मामला बहुत दिलचस्प है। शुरुआती गणनाओं में इसमें बहुत मजबूत रिंग करंट पाए गए, जिसके आधार पर इसे दोहरा एरोमेटिक घोषित कर दिया गया। लेकिन बाद में कहानी बदल गई। हाँ, बाद में जब और ज्यादा परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक मानदंडों से इसकी जांच की गई, तो पता चला कि ये असल में गैर एरोमेटिक है। तो चुंबकीय सबूत ने हमें लगभग गुमराह कर दिया था। तो ये हमें चौथे और सबसे बुनियादी मानदंड पर लाता है, इलेक्ट्रॉनिक मानदंड। मतलब ये देखना कि इलेक्ट्रॉन असल में रिंग में कितनी अच्छी तरह से घूम रहे हैं। बिल्कुल, यही एरोमेटिसिटी की आत्मा है। इसे मापने के लिए PDI और FLU जैसे कई सैद्धांतिक सूचकांक हैं। ये हमें एक स्कोर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में कितनी आजादी से घूम रहे हैं। तो अगर कोई अणु मुझसे पूछे कि क्या मैं एरोमेटिक हूं, तो मेरा जवाब होना चाहिए, ये निर्भर करता है तुम किससे पूछ रहे हो। एक थर्मामीटर से, एक रूलर से, एक बड़े चुंबक से, या एक सुपर कंप्यूटर से। बिल्कुल सही। किसी अणु को सच में एरोमेटिक कहने के लिए उसे इन सभी परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास होना पड़ता है। ठीक है, तो 4n+2 इलेक्ट्रॉन स्थिरता का नुस्खा है। लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि अगर हम इस नुस्खे को तोड़ दें और 4n इलेक्ट्रॉन ले लें, तो क्या होगा? क्या हमें सिर्फ एक सामान्य अणु मिलता है या कुछ और ही होता है? ये हमें एंटी एरोमेटिसिटी की दुनिया में ले जाता है। एंटी एरोमेटिसिटी एक बहुत ही आकर्षक अवधारणा है। यहाँ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। इलेक्ट्रॉनों का चक्रीय निरूपण अणु को स्थिर करने के बजाय सक्रिय रूप से अस्थिर कर देता है। अस्थिर? हाँ, इसका सबसे कुख्यात उदाहरण है साइक्लोब्यूटाडाइन या CBD। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अणु इतना ज्यादा अस्थिर है कि ये सामान्य परिस्थितियों में मौजूद ही नहीं रहता। तो क्या इसकी सारी अस्थिरता सिर्फ उन 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है? नहीं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसकी अत्यधिक अस्थिरता में एंटी एरोमेटिसिटी का योगदान तो है, लेकिन कहानी का एक बड़ा हिस्सा भौतिक तनाव है। अच्छा। सोचिए, आप 4 कार्बन परमाणुओं को एक छोटे समतल वर्ग में जबरदस्ती फिट कर रहे हैं। उनके बंध के कोण बहुत तनाव में होते हैं, तो यहाँ एंटी एरोमेटिसिटी और भौतिक तनाव दोनों मिलकर उसे बेहद अस्थिर बना देते हैं। एक और उदाहरण साइक्लोऑक्टा टेट्राट्राइन या COT का है, जिसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। यह एंटी एरोमेटिक होने के बजाय एक गैर समतल टब जैसी आकृति अपना लेता है। तो क्या ये एंटी एरोमेटिसिटी की सजा से बचने के लिए ऐसा करता है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि COT का मुख्य मकसद एंटी एरोमेटिसिटी से बचना नहीं, बल्कि अपने भौतिक तनाव को कम करना है। मतलब वो बस आराम चाहता है। बिल्कुल। एक समतल 8 सदस्य रिंग में जबरदस्त तनाव होगा,
तब जैसी आकृति अपनाकर ये उस तनाव से राहत पा लेता है। इस प्रक्रिया का एक सुखद नतीजा ये होता है कि ये एंटी एरोमेटिक होने से भी बच जाता है। ये सब कुछ अणुओं के उनकी शांत सामान्य अवस्था में व्यवहार के बारे में है, लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या होता है जब हम इन अणुओं पर प्रकाश डालते हैं और वे उत्तेजित हो जाते हैं? क्या ये सारे नियम तब भी लागू होते हैं? यह एक शानदार सवाल है। 1972 में बेयर्ड नाम के एक रसायनज्ञ ने एक नियम प्रस्तावित किया, जो अब उन्हीं के नाम से जाना जाता है, बेयर्ड का नियम। बेयर्ड का नियम? यह नियम अणु की सबसे निचली उत्तेजित अवस्थाओं में हकल के नियम को पूरी तरह से 180 डिग्री पर पलट देता है। पूरी तरह से पलट देता है? मतलब आप कह रही हैं कि जो अच्छा था वो बुरा बन जाता है और जो बुरा था वो अच्छा? बिल्कुल यही। जो अणु अपनी सामान्य अवस्था में एरोमेटिक थे, जैसे बेंजीन, वे प्रकाश सोखकर उत्तेजित होने पर एंटी एरोमेटिक हो जाते हैं। और जो एंटी एरोमेटिक थे, जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन, वे उत्तेजित अवस्था में एरोमेटिक बन जाते हैं। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। मतलब रसायन विज्ञान के नियम इस बात पर निर्भर करते हैं कि अणु ग्राउंड फ्लोर पर है या फर्स्ट फ्लोर पर। हाँ, प्रकाश की ऊर्जा उसे पूरी तरह से एक नई पहचान दे देती है। ठीक है, तो इस नियम के उलटने का कोई वास्तविक दुनिया में प्रभाव है या ये सिर्फ एक सैद्धांतिक जिज्ञासा है? इसका बहुत गहरा और महत्वपूर्ण प्रभाव है, जो हम सबके अंदर हर पल हो रहा है। हमारे डीएनए का उदाहरण लीजिए। डीएनए? हाँ। हमारे डीएनए के जो क्षार युग्म हैं, A, T, C, G, ये सभी एरोमेटिक अणु हैं। वे लगातार सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं, जो बहुत ज्यादा ऊर्जा वाली होती हैं और रासायनिक बंधों को तोड़ सकती हैं। तो सवाल ये है कि हमारा डीएनए इस लगातार हमले से खुद को कैसे बचाता है? इसका जवाब बेयर्ड के नियम में छिपा है। कैसे? जब डीएनए का एक क्षार युग्म यूवी प्रकाश सोखता है, तो वह उत्तेजित हो जाता है और बेयर्ड के नियम के अनुसार वह तुरंत एंटी एरोमेटिक बन जाता है। यह उत्तेजित एंटी एरोमेटिक अवस्था बेहद अस्थिर होती है, एक तरह का आणविक इजेक्शन सीट। बिल्कुल। अणु एक खतरनाक ऊर्जा अवस्था में जाता है, जो इतनी अस्थिर होती है कि वो तुरंत उस ऊर्जा को गर्मी के रूप में बाहर फेंककर खुद को बचा लेता है और अपनी सुरक्षित सामान्य अवस्था में लौट आता है। और ये बहुत तेजी से होता होगा। कुछ फेम्टोसेकेंड्स में। अणु को क्षतिग्रस्त होने वाली कोई रासायनिक प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिलता। यह प्रकृति का एक अद्भुत फोटो सुरक्षा तंत्र है। वाह, ये तो सच में अविश्वसनीय है। तो ये नियम उलटफेर एक तरह का अंतर्निहित सुरक्षा वाल्व है। क्या इस सिद्धांत का कोई और उपयोग भी है? हाँ, इस सिद्धांत का उपयोग अब आणविक मोटरों को डिजाइन करने में भी किया जा रहा है। आणविक मोटर? कल्पना कीजिए कि आप प्रकाश का उपयोग करके अणु के एक हिस्से को जानबूझकर एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक में बदल रहे हैं, जिससे उसमें एक तनाव पैदा हो और वह एक निश्चित दिशा में घूमे। यह नैनो टेक्नोलॉजी का भविष्य है। ये तो भविष्य की तकनीक लगती है। अब एक आखिरी सवाल, क्या ये एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी का प्रभाव हमेशा बना रहता है? अगर हम रिंग का आकार बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? ये एक और महत्वपूर्ण सीमा है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी दोनों ही मुख्य रूप से छोटे रिंग्स के गुण हैं। छोटे रिंग्स के? जैसे जैसे रिंग का आकार बढ़ता है, ये प्रभाव तेजी से कमजोर होता जाता है। कितना बड़ा होने पर यह प्रभाव लगभग खत्म हो जाता है? अध्ययनों से पता चलता है कि जब रिंग में लगभग 30 पाई इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा हो जाते हैं, तो ये प्रभाव बहुत कम हो जाता है। बड़े रिंग्स में 4n और 4n+2 प्रणालियों के बीच ऊर्जा का अंतर लगभग न के बराबर रह जाता है। तो वे सामान्य अणुओं की तरह व्यवहार करने लगते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें तो पहली बात यह है कि एरोमेटिसिटी सिर्फ हकल के 4n+2 नियम की एक जांच सूची नहीं है। नहीं, ये एक जटिल बहुआयामी अवधारणा है, जिसे समझने के लिए हमें ऊर्जा, संरचना, चुंबकीय और इलेक्ट्रॉनिक सभी दृष्टिकोणों को एक साथ देखना पड़ता है। दूसरी बात, एंटी एरोमेटिसिटी की अस्थिरता केवल खराब इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण नहीं होती, इसमें भौतिक तनाव भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। बिल्कुल। और तीसरा, शायद सबसे आश्चर्यजनक, बेयर्ड का नियम है जो बताता है कि प्रकाश की उपस्थिति में नियम पूरी तरह से उलट जाते हैं और इस अजीब नियम के हमारे डीएनए की सुरक्षा जैसे गहरे वास्तविक परिणाम होते हैं। और अंत में ये सब मुख्य रूप से छोटे अणुओं का खेल है। जैसे जैसे अणु बड़े होते जाते हैं, ये प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है।
ये सच में एक ऐसा विषय है जिसकी परतें उधेड़ते जाओ तो और गहरी होती जाती हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न पर छोड़ जाता है। चूंकि एरोमेटिसिटी को मापने के इतने सारे अलग-अलग मानदंड हैं जो कभी-कभी एक दूसरे से सहमत भी नहीं होते, तो क्या ये प्रकृति का एक मौलिक गुण है या ये केवल रसायनज्ञों द्वारा दुनिया को समझने के लिए बनाई गई एक उपयोगी अवधारणा है? और जब हम भविष्य में नई दवाएं और स्मार्ट सामग्री बनाते हैं, तो हम इन अणुओं के उत्तेजित अवस्थाओं में एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी के इस खेल का रणनीतिक रूप से उपयोग करके या उससे बचकर कैसे नए और अनोखे कार्य बना सकते हैं।